पीसीए की, और पीजीडीसीए की यूनिट 4 में है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज जो है आती हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कम्युनिकेशन एंड आईटी के उपयोग को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आखिर ये कम्युनिकेशन और आईटी का उपयोग क्या है। और आजकल आपने देखा है हर जगह जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही काम हो रहा है। आज जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं आपके डीसीए पीजीडीसीए के जो हो चुके हैं, उसका ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब कि सारा काम किसके द्वारा हो रहा है, कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। किसी भी प्रकार के आवेदन जो किए जा रहे हैं वह कागजों द्वारा कम किए जा रहे हैं, वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसी के बारे में यहाँ पे समझना है। मानव बहुत सी सूचनाओं को अपने विकास के लिए एकत्र करना चाहता है, किंतु मानव मस्तिष्क की संग्रह क्षमता अत्यधिक कम होती है। यह संभव नहीं है कि हर समय सभी सूचनाएं मानव मस्तिष्क में उपलब्ध हो, अतः आवश्यक है कि डेटा व सूचनाओं को ग्रहण करने का कोई सही तरीका हो। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हम दिन में प्रतिदिन बहुत सारी बातें जो है पढ़ते हैं और उसको याद भी करते हैं, लेकिन अपने मस्तिष्क की जो है संग्रह क्षमता लिमिटेड है। यदि उससे ज्यादा संग्रह क्षमता लिमिटेड का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो उसके बाद आपका दिमाग बोलेगा कि बस अब मैं जो है स्टोर नहीं करूंगा, जैसे कि मेमोरी में होता है और हार्ड डिस्क में होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान सूचनाओं को जो है स्टोर करके नहीं रख सकता है। मतलब वो अगर उसको रिकॉल नहीं करेगा, उसको रिवाइज नहीं करेगा, वो तो दिमाग से वो हटती जाएंगी, दिमाग से वो मेमोरी जो है वो मिटती जाएंगी। ठीक है, जो भी सूचना आपने इकट्ठी की है वो मस्तिष्क से हटती जाएंगी। और अगर आप उसको रोज उसको दिमाग में रखना चाहते हैं तो उसको प्रतिदिन आपको एक प्रकार से रिकॉल करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। इस टर्म्स में यहां पर बोला गया है कि मानव मस्तिष्क की जो संग्रह क्षमता है वो कम होती है। अतः आवश्यक है कि डेटा व सूचना को ग्रहण करने का कोई सही तरीका हो और उन्हें इस प्रकार संग्रहित किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर वह उपलब्ध हो सके। तो मानव मस्तिष्क जब किसी इंफॉर्मेशन को बहुत देर तक स्टोर करके नहीं रख सकता है तो कोई ऐसी तकनीक होनी चाहिए जिस पर कि हम डेटा को स्टोर करके रख सकें, और जब भी हमें उस डेटा की आवश्यकता हो तो उस डेटा को हम देख सकें। इसी कारण आज सूचना तकनीकी का चारों ओर व्यावसायिक तथा सामाजिक आवश्यकता के रूप में महत्व है। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब सूचनाओं को स्टोर करने के तरीके आज हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो व्यावसायिक हो या सामाजिक रूप में हो। आज सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, वो सभी सुविधाएं जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को जब भी समय होता है उसको तो उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसको देखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्वप्रथम टेलीफोन द्वारा, बाद में टेलेक्स, फैक्स, पेजर, सेल्युलर फोन, कंप्यूटर, ईमेल द्वारा आरंभ हुआ। तो सबसे पहले अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बात करें तो टेलेक्स आता था, फिर फैक्स की शुरुआत हुई जहां पर कि हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह एक पेज प्रिंटेड फॉर्म में जो है भेज सकते थे। ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में इंटरनेट के द्वारा जाता था, लेकिन वो सूचना दूसरी जगह प्रिंट के फॉर्म पे निकलती थी, उसको बोलते थे फैक्स। पेजर इसी प्रकार से, फिर मोबाइल फोन्स आ गए हैं, अब कंप्यूटर आ गया है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा टूल आप उसे कह सकते हैं, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं और जब देखना चाहें इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं। तो इन सारी चीजों के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई थी। डेटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही डेटा का संचार मूलभूत उद्देश्य है। तो कम्युनिकेशन एंड आईटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है? आईटी का मुख्य उद्देश्य है सूचनाओं को स्टोर करने की नई नई तकनीक को विकसित करना, और कम्युनिकेशन का उद्देश्य है उन सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर के जाना। उसके लिए मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल और भी बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये कम्युनिकेशन और आईटी के उपयोग के द्वारा आज हर प्रकार के व्यावसायिक और सामाजिक कार्य जो है बड़े आसानी से किए जाने लगे हैं।
डेटा के सेंडर, प्रेषक और रिसीवर प्राप्तकर्ता कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं। एक होता है डेटा का सेंडर, जो डेटा को सेंड करता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रेषक, और एक होता है डेटा का रिसीवर, जो डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है, उसको बोलते हैं प्राप्तकर्ता। कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में किसी भी कंप्यूटर को विश्व में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर के साथ सरलता से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान सरलता एवं तीव्रता से किया जा सकता है। इस प्रकार के तत्व को कंप्यूटर नेटवर्क ही कहते हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसे किसी दूसरी जगह भेजना। तो सूचनाओं को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है, उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर का जाल। हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर का जाल या कंप्यूटर नेटवर्क, जहां अलग अलग क्षेत्र के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं और उसमें डेटा का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आसानी से किया जा रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक दूसरे से जुड़े ऐसे कंप्यूटर का जाल होता है जो कि भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर रखे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या काम होता है कि नेटवर्किंग किसमें की जाती है, कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग की जाती है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर रखे हुए हैं। ठीक है, और उनके बीच में हमको आपस में डेटा का क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर है या आप पास पास भी रखे हुए हैं तो आप कैसे उनके बीच में डेटा का संचार करोगे। तो जो भी तरीका इस्तेमाल होता है डेटा का संचार करने के लिए, उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस तरीके से इस पिक्चर के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में जो है क्या है, कनेक्टेड हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड में आपस में शेयर करते हैं। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पर एक पिक्चर बताई गई है कि पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जो है एक जाल बनाते हैं और आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसी कारण से इसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसके विभिन्न प्रकार समझाइए। डेटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना तथा सूचनाओं का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस क्या है, तकनीक क्या है जिसके द्वारा कि हम सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। कम्युनिकेशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं या उसकी निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। पहला है सिंपलेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स। तो कम्युनिकेशन करने की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये अवस्थाएं होती हैं जिसमें कि पहला है आपका सिंपलेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो इन तीनों अवस्थाओं में देखते हैं कि कैसे डेटा का जो है संचरण होता है। तो पहला है इसमें, जैसे हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर सिंपलेक्स। तो सिंपलेक्स में कैसा डेटा का कम्युनिकेशन होता है, डेटा संचार की इस अवस्था में आंकड़ों का प्रसारण सदैव एक ही दिशा में होता है, एक विशेष उपकरण द्वारा प्रेषित किए जाते हैं तथा अन्य उपकरण केवल अभिग्रहण की क्रिया करते हैं। मतलब कि इसमें केवल एक सेंडर होता है, ठीक है, और एक रिसीवर होता है। सेंडर जो है केवल वो इंफॉर्मेशन को या सिग्नल्स को केवल भेजने का कार्य करता है और वो रिसीव करने का काम नहीं करता है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में केवल एक ही दिशा में संचरण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपलेक्स। उदाहरण के लिए रेडियो, टेलीविजन प्रसारण इसी प्रकार की होती हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड के द्वारा डेटा को कीबोर्ड से कंप्यूटर की ओर प्रेरित किया जाता है। जिस डिवाइस में डेटा एक ही दिशा में संचरित होता है उसे सिंपलेक्स कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका, मान लीजिए घर में आपकी टीवी लगी हुई है, जैसे पहले टीवी आती थी, तो आज भी लेकिन जो भी डिश टीवी है उससे सिग्नल तो आखिर कैच ही किए जाते हैं। तो सिग्नल क्या होते हैं, सिग्नल कैच किए जाते हैं और सिग्नल कैच करने के बाद वो वन डायरेक्शनली, मतलब केवल हमारे सिग्नल जो है वो आते हैं एंटीना के द्वारा, हमारे डिश टीवी के द्वारा, और वो सिग्नल हमारे घर में जो है वो टीवी में जो भी हम सीरियल वगैरह है वो देखते हैं। लेकिन क्या कोई टीवी का जो रिसीवर है उससे कोई सिग्नल डिश टीवी या एंटीना से होती है कहीं बाहर जाते हैं? नहीं। तो जो संचरण है वो एक ही दिशा में होता है, वन डायरेक्शनल संचरण जो है वो एक ही दिशा में होता है, इसी कारण से इसको बोलते हैं
सिंपलेक्स। इसी प्रकार से अगर आप कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड से भी हम जानकारी टाइप करके कंप्यूटर के प्रोसेसर, कंप्यूटर के सीपीयू में हम ट्रांसफर करते हैं ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके और डेटा को स्टोर करते हैं। क्या कोई सिग्नल या कोई डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से कीबोर्ड की तरफ आती है? नहीं। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को बोलते हैं सिंपलेक्स। इसको ये भी बोल सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन, जहां पर की सूचना बिल्कुल एक तरह से जाती है, दूसरी तरफ केवल रिसीव की जाती है, उसको बोलते हैं सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स। इस अवस्था में डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में संभव होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में डेटा का संचरण होता है। कंप्यूटर क्षेत्र में हार्ड डिस्क पर डेटा लिखने पर पढ़ने की प्रणाली में डेटा का आदान प्रदान हाफ डुप्लेक्स अवस्था में ही होता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स दूसरी अवस्था है कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन को जो है सेंड करने की। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों दिशाओं में चलती है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा जो है ट्रांसफर होगा। जैसे कि एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर ये है, दूसरा वर्क स्टेशन कंप्यूटर ये है। यदि यहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ये डेटा को केवल रिसीव करेगा, ये उसी समय डेटा को ट्रांसफर करने का काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से यदि ये सेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन को तो ये केवल रिसीव करने का काम करेगा, फिर ये सेंड करने का काम रोक देगा। एक समय में या तो सेंडिंग होगी या तो रिसीविंग होगी, उसको बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स, है ना। इसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हो कि जैसे वायरलेस फोन में यहां से सिग्नल या जो भी चीजें बात की जा रही हैं वो जाती हैं तो दूसरा केवल सुन रहा होता है, और जब वो ये बोल देगा ओवर तो फिर उसके बाद फिर ये दूसरा व्यक्ति यहां से बोलना शुरू करेगा तो ये केवल सुनने का काम करेगा। तो दोनों दिशाओं में संचरण हो रहा है, सेंडिंग रिसीविंग दोनों दिशाओं में हो रही है, लेकिन एक समय में केवल एक चीज हो रही है, या तो ये एक ही समय पे सेंड करता होगा या एक ही समय पे ये रिसीव करता होगा। इसी प्रकार से यहां पर बात की गई है हार्ड डिस्क में डेटा सेव करने की, कि जब वो इंफॉर्मेशन हम हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहे होते हैं तो तुरंत जब वो कॉपी हो रही होती है तो उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, जब वो पूरी कॉपी हो जाती है तो उसको हम पढ़ सकते हैं। और यदि वो ओपन है मान लीजिए तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको बंद करना होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब डेटा सेव हो रहा होता है तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता, और जब पढ़ा जा रहा है तो उसे कुछ भी सेव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम कि डेटा जो है एक ही दिशा, दोनों दिशाओं में संचरित हो रहा है, लेकिन एक समय में एक दिशा में जो है ये होता है। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन अवस्था की दूसरी अवस्था हाफ ड्यूप्लेक्स। तीसरी है फुल ड्यूप्लेक्स। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में एक ही समय में डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में संभव है। इस प्रणाली में एक ही समय में सेंडर तथा रिसीवर दोनों कार्य करते हैं। इस प्रणाली में सेंडर तथा रिसीवर दोनों के लिए दो भौतिक रूप की आवश्यकता होती है। इसमें अब दोनों दिशाओं में एक ही समय में कार्य होता है। जैसे कंप्यूटर ने सेंड की इंफॉर्मेशन तो वो उसी समय इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर रहा होता है, और जैसे हम मोबाइल फोन में बात करते हैं, एक व्यक्ति बोल रहा होता है वो उसी समय सुन भी सकता है ना, फिर बोलता जाता है फिर सुनता जाता है। तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ बराबर होता है, सेंडिंग भी होती है रिसीविंग भी उसी समय होती है। एट अ टाइम सेंडिंग एंड रिसीविंग जिन दो डिवाइस के बीच में होती है उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। तो तीन प्रकार की हमने अवस्थाएं पढ़ी। एक होता है सिंपलेक्स, एक ही दिशा में जहां पर डेटा का ट्रांसमिशन होता है। दूसरा पढ़ा हाफ डुप्लेक्स, दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल सेंडिंग होगी या रिसीविंग होगी। तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें दोनों दिशाओं में एक ही समय में सेंडिंग भी हो सकती है दो डिवाइस के बीच में, और एक ही समय में रिसीविंग भी हो सकती है। तो उस प्रकार के संचरण को बोलेंगे क्या, फुल डुप्लेक्स बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है, समझाइए। तो यहां पर कम्युनिकेशन के बारे में ही बताया गया, पूरा यूनिट हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कैसे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो यहां पे बताया गया दो तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, एक होता है सीरियल और एक होता है पैरेलल। तो दोनों कम्युनिकेशन क्या है, दो डिवाइस के मध्य डेटा ट्रांसमिशन दो प्रकार से संभव होता है। पहला है पैरेलल ट्रांसमिशन। तो पैरेलल ट्रांसमिशन समझते हैं क्या होता है, इसमें बाइनरी डेटा 0 और 1 को बिट के समूह में संगठित कर लिया जाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में संगठित डेटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में n बिट भेजने के लिए 6 वायर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात
यदि हमें 8 बिट डेटा भेजना है तो 8 तारों का प्रयोग किया जाएगा। देखो पैरेलल मतलब कि एक जैसे ये ट्रांसमिटिंग साइड है, डेटा को सेंडिंग करने वाला जो है साइड है, कोई भी डिवाइस है, इसमें एक पिक्चर बता दिया गया ब्लॉक डायग्राम जैसा। दूसरा रिसीविंग वाली साइड है, तो यहां से यदि 8 बिट भेजना है तो 8 तारों का उपयोग किया जाएगा और यहां से हर एक बिट को पैरेलल भेजा जाएगा, जिससे इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएगी। तो पैरेलल ट्रांसमिशन क्यों बोला गया इसको? क्योंकि जो भी डेटा है, जैसे 6 बिट का डेटा है तो 6 तारों का, 8 बिट का डेटा है तो 8 तारों का प्रयोग किया जाएगा और हर बिट को अलग अलग तार से भेजा जाएगा, जिससे डेटा ट्रांसमिशन वाली साइड से रिसीविंग वाली साइड में तेजी से पहुंच जाएगा। पैरेलल ट्रांसमिशन की गति सीरियल ट्रांसमिशन से अधिक होती है, परंतु यह अत्यंत महंगा होता है क्योंकि इसमें 6 तारों का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन इसकी गति क्या होती है? फास्ट होती है, और गति तो इसकी फास्ट होगी ही क्योंकि ट्रांसमिशन साइड से डेटा जा रहा है और रिसीविंग साइड में डेटा रिसीव हो रहा होता है। अगला दिया गया है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में एक एक करके बिट भेजी जाती है, ये बिट एक दूसरे का अनुसरण करती है। सीरियल ट्रांसमिशन पैरेलल की तुलना में सस्ता होता है, परंतु इसकी गति कम होती है। ठीक है, गति कम क्यों होती है? क्योंकि ये देखिए यहां पर दिया गया है ट्रांसमिशन साइड और ये दिया गया है रिसीविंग साइड। तो यहां से वही 8 बिट का डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन 0 बिट, फिर उसके पीछे 1 बिट एक ही तार के द्वारा, फिर 1 बिट, फिर 0 बिट, फिर अगली बिट, ऐसे करके ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, इस कारण से डेटा क्या होता है? थोड़ा सा स्लो ट्रांसफर होता है, लेकिन इसकी जो लागत है वो कम होती है क्योंकि इसमें एक ही तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को बोलते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। डेटा सीरियल एक के बाद एक बिट जो है ट्रांसफर होती है, इस कारण से इसको बोला जाता है सीरियल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में और वो है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, यही जो सीरियल ट्रांसमिशन है ये 2 प्रकार का होता है और वो होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये क्या कहलाता है? एसिंक्रोनस। इस डेटा ट्रांसमिशन में डेटा बिट के साथ एक स्टॉप बिट और एक स्टार्ट बिट लगा दी जाती है। स्टार्ट तथा स्टॉप बिट का उद्देश्य रिसीवर को प्रत्येक बाइट के आरंभ और समाप्त होने की सूचना देना है। ठीक है, एक स्टार्ट बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है। स्टार्ट बिट जो है ये पता चलता है कि इसने रिसीविंग स्टार्ट कर दी, और जब इसको स्टॉप बिट मिलती है तो इसका मतलब कि वो एक पूरा डेटा जो है आ चुका है ना। तो स्टार्ट बिट से क्या पता चलता है कि इंफॉर्मेशन आना, रिसीव होना शुरू हो चुकी है, और स्टॉप बिट से क्या पता चलता है कि इंफॉर्मेशन की जो एक बिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये किसमें होता है? एसिंक्रोनस में ऐसा डेटा ट्रांसमिशन होता है। दूसरा है सिंक्रोनस। इसमें डेटा फ्रेम के रूप में होता है जो कि विभिन्न बाइट के समूहों से बना होता है। रिसीवर इस फ्रेम से बाइट को अलग कर देता है। तो सिंक्रोनस, इसमें एक एक बिट की बात की जा रही है, लेकिन इसमें किसकी बात की जा रही है? बिट के समूह, मतलब एक पूरे फ्रेम की बात की जा रही है। तो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बाइट के समूह में, मतलब फ्रेम बनते हैं। डेटा जो बाइट बिट के रूप में होता है उसके फ्रेम बनते हैं, जो कि बाइट से आप उसको बोल सकते हो, बाइट में बोल सकते हो। बिट से छोटी इकाई क्या, बिट से बड़ी इकाई क्या हो गई? बाइट। तो बाइट के समूह से बना होता है। रिसीवर इस फ्रेम से बाइट को अलग कर देता है। ठीक है, तो जो रिसीविंग करता है जो डेटा, वो फ्रेम से फिर हर एक बिट्स को अलग करते जाता है और इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जो है पहुंच जाती है। तो 2 प्रकार के कम्युनिकेशन बताया गया है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस यूनिट में है, और वो है नेटवर्क के प्रकार बताइए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क का वर्गीकरण उनकी भौगोलिक दूरी के आधार पर किया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क के बारे में अभी हमने डेफिनेशन देखी है कि नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटर का जाल, जहां पर कि कंप्यूटर को भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर रखा गया है और उन्हें आपस में जोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं कंप्यूटर का जाल या नेटवर्क। तो ये नेटवर्क जो भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर कंप्यूटर के बीच में बनाया जाता है, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से कि पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क 1 या 2 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है, जैसे किसी कार्यालय, विद्यालय अथवा किसी एक इमारत में स्थित संगठन में हो सकते हैं। जैसे अपना इसी बिल्डिंग में यदि कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब एक ही ऑफिस में और एक सीमित क्षेत्र में, तो ऐसे जुड़े हुए कंप्यूटर्स में जो नेटवर्किंग की जाएगी उसे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क।
स्टार या रिंग या कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी को लैन में प्रयोग किया जाता है। प्रायः लैन में कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल के तार प्रयोग में आते हैं। इसकी डेटा संचार गति बहुत तेज तथा त्रुटि रहित होती है। ये स्टार और रिंग किसके बारे में बात की गई है, ये अगले क्वेश्चन में आने वाला है। यहां पर हमने सीखा कि लोकल एरिया नेटवर्क का अर्थ ये हो गया कि आप अपने ऑफिस में यदि 5-10 कंप्यूटर को जोड़ा हुआ है या एक पूरे बिल्डिंग में अलग अलग जो मंजिल है उसमें कंप्यूटर्स को जोड़ा गया है तो उसे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। 1 किलोमीटर के अंदर जो कंप्यूटर्स जोड़े जाते हैं, है ना, तार के द्वारा, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी गति बहुत तेज होती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं लोकल एरिया नेटवर्क की? लैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही कार्य करता है। इसकी लागत कम होती है। यह किसी संस्था या उद्देश्य विशेष से संबंधित होता है। लैन में आंकड़ों के संचार की गति 0.1 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड हो सकती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये सीमित क्षेत्र में कार्य करता है और कम लागत होती है क्योंकि कम तारों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर्स जो है वो कहां पर होते हैं, कम जगह में रखे होते हैं, इसलिए कम लागत होती है उसके नेटवर्किंग करने पर। और यह किसी संस्था उद्देश्य से संबंधित होता है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई एक सरकारी या प्राइवेट किसी भी कंपनी का ऑफिस है, वही इस चीज को अपने क्षेत्र में लगवाएगा नेटवर्किंग को, ताकि वो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कर सके। तो वहां पर जो नेटवर्किंग होगी उसे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में आंकड़ों के संचार की गति 0.1 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक हो सकती है। तो चूंकि डेटा बहुत सीमित क्षेत्र में ट्रांसफर होगा, इसी कारण से स्पीड भी ज्यादा होगी। 0.1 से 100 MB तक का डेटा ट्रांसमिशन रेट होगा। तो दूसरा नेटवर्क का प्रकार है जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या शॉर्ट फॉर्म है उसका मैन। वह नेटवर्क जो व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से किसी मेट्रोपॉलिटन महानगरों की अनेक इमारतों को में जोड़ता है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहलाता है। इसका आकार तथा कंप्यूटर की संख्या लैन से ज्यादा होती है। इसमें कई लैन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फैक्ट्री है, ब्रांच ऑफिस है, वेयर हाउस है और उसका सेंट्रल ऑफिस है। कंपनी है, बिजनेस सेटअप है, जिसमें बिजनेस सेटअप में ये अलग अलग जो है चीजें हैं, और एक शहर में ये और अलग अलग शहर में भी ये जो है ऑफिस हैं। और अगर उनके अलग अलग शहरों को उनमें रखे ऑफिस को आपस में जोड़ा जा रहा है जो 1-2 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के हैं, तो उसमें जो कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्किंग की जाएगी उसको बोलेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसकी रेंज जो है वो लैन से ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हो 20 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक के ऑफिस को आपस में जोड़ने के लिए आप लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी और दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार से तीसरा नेटवर्क है जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, या शॉर्ट फॉर्म में वैन। यह नेटवर्क भी सार्वजनिक है जो कि विस्तृत क्षेत्र में स्थापित होता है। यह मैन से भी बड़ा होता है। इसे मंडलीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाता है। वैन में 2 या 2 से अधिक लैन को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब हो गया प्रादेशिक। एक देश से अब दूसरे देश के नेटवर्क को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसको कहा जाता है वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। यह लिंक टेलीफोन लाइन के माध्यम से बनाया जाता है। वैन को स्थापित करने के लिए टेलीफोन लाइन के अलावा हम उपग्रह या रॉकेट रेडियो का प्रयोग भी कर सकते हैं। लैन की अपेक्षा वैन की गति धीमी होती है। इसके मुख्य कारण है अर्पानेट, है ना, ईयरनेट, सेलनेट, स्टारनेट और इननेट इत्यादि। तो ये नाम दिए गए हैं वैन के वाइड एरिया नेटवर्क के। तो जैसा कि इसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसमें जो है केवल तारों का उपयोग बस नहीं किया जाता है, तारों का उपयोग भी किया जाता है। अब एक देश से दूसरे देश के नेटवर्क को जोड़ना है तो उसके लिए सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी फिजिकल लिंक बिछाना जो है संभव नहीं है, तो सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से नेटवर्क जो अलग अलग देशों के बीच में किया जाता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट को यदि आपको परिभाषित करना है तो जो इंटरनेट शब्द है उसका फुल फॉर्म होगा इंटर का इंटरनेशनल और नेट का नेटवर्किंग। मतलब कि आप इंटरनेट को वैन भी बोल सकते हो, वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए
तो हम कहीं भी ईमेल कर सकते हैं, कहीं भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट। इसलिए इंटरनेट को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, इंटरनेट को हम वाइड एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क का अर्थ ही होता है पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन। वैन में भौगोलिक क्षेत्र की कोई भी सीमा नहीं होती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। वैन में कंप्यूटर्स के बीच भौतिक लिंक की आवश्यकता नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है कि तार के द्वारा ही वाइड एरिया नेटवर्क के सिग्नल को जोड़ा जाए। वैन के आंकड़ों की संचार की गति 9600 बिट्स प्रति सेकंड होती है। वैन को स्थापित करने तथा प्रयोग करने में लागत अधिक लगती है। ठीक है, तो वैन को प्रयोग करने में क्या होता है, अधिक लागत लगती है। अब दिया गया है, आप देखिए वैन का उदाहरण, यहाँ एक पिक्चर दी गई है कि बहुत सारे अलग अलग देशों में जो नेटवर्क हैं उनको जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क को बनाया गया उसे बोलते हैं वैन। और इसकी लागत अधिक होगी ही, क्योंकि इसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल भी हो रहा है ना। इसमें एक देश से दूसरे देश में हमको नेटवर्क बनाना है, तो इसकी लागत तो अधिक होगी ही। तो ये पिक्चर बता रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग देशों के लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा जो है जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क व वाइड एरिया नेटवर्क में अंतर बताइए। दोनों में क्या अंतर है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र में कार्य करता है। सीमित क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। दूसरा, कंप्यूटर को आपस में तारों अथवा केबलों द्वारा जोड़ा जाता है, किसमें, लोकल एरिया नेटवर्क में। लेकिन इसमें जोड़ने के लिए केवल भौतिक लिंक से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, सैटेलाइट सिग्नल के माध्यम से भी हम जोड़ सकते हैं। इसको स्थापित करना अथवा प्रयोग करने की लागत बहुत कम होती है, इसको स्थापित अथवा प्रयोग करने की लागत बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये लोकल ही होता है, तो लागत कम लागत में भी कम्युनिकेशन हो जाता है और इसके लिए बड़े बड़े उपकरण डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इसी कारण से इसकी लागत अधिक हो जाती है। यह किसी संस्था या संगठन विशेष से संबंधित होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क तो कोई संगठन ही लगवाएगा, लेकिन यह विश्वव्यापी होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए होते हैं, इसी कारण से इसको बोल दिया वर्ल्ड वाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अभी तक हमने देखा कि कंप्यूटर में नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब कि भौगोलिक दृष्टि से वो कितनी दूर है तो उनमें कैसे कनेक्शन किया जाएगा, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग करना। और वो होता है आपका 3 प्रकार का, लैन, वैन और मैन। अब तीसरा आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का अर्थ होता है कि वो भौगोलिक दृष्टि से यदि दूर है या लोकल एरिया नेटवर्क में रखे हुए हैं तो उसमें किस तरीके से रखे हुए हैं। वैसे अगर आप टोपोलॉजी की बात करोगे तो ये केवल लोकल एरिया नेटवर्क में होती है, कि अगर आपने लैन में कंप्यूटर को रखा हुआ है ताकि उसमें आपस में कम्युनिकेशन हो सके, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर रखे गए हैं वो किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए होंगे उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। लोकल एरिया नेटवर्क में रखे हुए कंप्यूटर किस तरीके से जुड़े हुए होंगे उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। तो कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है देखते हैं। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। जियोमेट्रिक पोजीशन, कहां पर वो हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है। अगर इस कमरे की बात की जाए तो किस प्रकार से, क्या उस कोने में रखा है, इस कोने में रखा है, या लाइन से रखे हैं या गोल रखे हैं, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, टोपोलॉजी कही जाती हैं। तो इसमें पहला प्रकार है बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक लंबी केबल में डिवाइस जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क इंस्टॉलेशन छोटे तथा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट प्रसारण के लिए होता है। इस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां अत्यंत उच्च गति के संचार चैनल का प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड ड्रॉप लाइन व टैप के माध्यम से लंबी केबल से जुड़ा रहता है। तो एक सीधी लंबी केबल होती है, उसी में हर कंप्यूटर को, हर नोड को जोड़ा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। टेप एक कनेक्टर होता है जो केबल व ड्रॉप लाइन को जोड़ता है। ड्रॉप लाइन नोड व बड़ी केबल को जोड़ने में सहायक होती है। तो इस चित्र से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये एक
सिंपल लाइन है और सारे नोड इससे जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं टैप या टी कनेक्टर। और ये टी कनेक्टर के द्वारा सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और ये एक सीपीयू में ही डेटा को सर्वर बना करके इसमें एक कंप्यूटर में भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसी कारण से हम कहेंगे कि ये सारे कंप्यूटर में हमने क्या कर दिया, नेटवर्किंग कर दी है। और ये नेटवर्किंग का कौन सा टाइप है, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से एक बस की तरह दिखाई देती है जिसमें सीधी एक लाइन होती है, बाकी कंप्यूटर टी कनेक्टर के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके दिखाई देने के कारण इसको बोल देते हैं बस टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके एडवांटेजेस। इसकी लागत कम होती है, इसे इंस्टॉल करना आसान होता है क्योंकि बीच में बस एक तार की आवश्यकता पड़ती है और टी कनेक्टर डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी लागत भी कम हो गई और इसको इंस्टॉल करना भी आसान हो गया। नए नोड आसानी से जोड़े जाते हैं तथा पुराने नोड आसानी से हटाए जा सकते हैं। तो जो सिस्टम जुड़े हुए हैं, है ना, अभी आपने देखा चित्र में, उसको हटाया भी जा सकता है और नए सिस्टम उसी तार में, तार और आप बढ़ाते जाइए, नए सिस्टम भी उसमें आप जोड़ सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक अधिक होने पर बस की स्पीड कम हो जाती है, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ गए, अब आखिरी 10वें नंबर के कंप्यूटर से डेटा को पहले नंबर के कंप्यूटर में भेजना है तो वो इतने सारे कंप्यूटर से डेटा होता हुआ आएगा, इतनी दूरी से डेटा होता हुआ आएगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। केबल खराब होने पर कम्युनिकेशन नहीं होता, तो अगर मान लीजिए वो एक केबल खराब हो गई तो पूरा कम्युनिकेशन ही बंद हो जाएगा क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन वो एक तार पे डिपेंड करता है। कनेक्टर खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित होता है, तो कनेक्टर भी, उसके टी कनेक्टर भी खराब हो गए तो नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा उस कंप्यूटर पे। तो ये इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। तो इनके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए दूसरी टोपोलॉजी आई जिसका नाम था स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी देखते हैं। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटर को सीधे जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है, इसके द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पर बीच में एक डिवाइस रखी होती है जिसको बोलते हैं हब, ठीक है। तो ये हब क्या करता है, बाकी कंप्यूटर्स इससे तार द्वारा कनेक्टेड होते हैं, इसको आप बोल सकते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो जो अपने लैब में है उसमें इस प्रकार से एक हब ही रखा हुआ है और देखना सारे कंप्यूटर से एक वायर आई है, ठीक है, कैट 5 केबल आई है और वो उस कंप्यूटर से आकर के जुड़ी हुई है। तो उस प्रकार की टोपोलॉजी को बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। पिक्चर में आप क्लियर समझ सकते हैं कि बीच में एक हब डिवाइस होती है और उस डिवाइस से सारे जो है कंप्यूटर वायर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, इस कारण से इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें एक स्टार जैसा बन रहा है, बीच में हब रखा हुआ है और चारों तरफ कंप्यूटर रखे हुए हैं, इसमें एक स्टार जैसा बनने के कारण इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसके डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर को होस्ट से जोड़ने में कम लागत लगती है, सीधे तार ली और उसको सीधे हब से ला करके जोड़ दिया। नोड की संख्या बढ़ने पर ट्रांसफर स्पीड में प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि जितनी नोड इसमें जोड़ने की क्षमता होगी हब में वो उतनी नोड जोड़ सकता है। 10 का आपके पास हब है, 20 का है, 100 का है, उतने आप जो है कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो और उसमें सारे कंप्यूटर में डेटा जो है वो इस हब से होकर के जाता है। इसी कारण से इससे स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नोड खराब हो जाने पर नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। मान लीजिए कोई कंप्यूटर खराब हो गया या कोई पोर्ट भी खराब हो गया तो बाकी के पोर्ट काम कर रहे होते हैं, बाकी के कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें नेटवर्क भी प्रभावित नहीं होता, जो कि बस टोपोलॉजी में ऐसा होता था। इसके डिसएडवांटेज क्या है, होस्ट खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है, पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाता है। तो यदि मान लीजिए ये हब ही खराब हो गया, अब पूरा नेटवर्क तो इस पे बेस्ड है, यही बंद हो गया, पावर नहीं आ रही है, कोई खराबी आ गई तो फिर पूरा नेटवर्क प्रभावित होगा, पूरे नेटवर्क पर सिग्नल नहीं जाएंगे। स्टार टोपोलॉजी की सबसे बड़ी कमी होती है कि अगर हब खराब हो गया तो पूरा जो है आपका नेटवर्क बैठ जाएगा। इसी की कमियों को दूर करने के लिए अगली टोपोलॉजी बनाई गई जिसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इस नेटवर्क में कोई होस्ट व हब या लंबी केबल नहीं होती, सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकटतम कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा इसमें कोई मास्टर कंप्यूटर नहीं होता, इसे सर्कुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। सारे कंप्यूटर आपस में एक वायर के माध्यम से कनेक्टेड है और डेटा देखिए इस प्रकार से इसमें ट्रांसमिशन हो रहा है। देखिए फ्लो ऑफ मैसेज चित्र भी बता रहा है
कि मैसेज का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है। ना तो कोई राउटर है, लेकिन सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इस तरीके से आकार में जुड़े हुए हैं, एक सर्कुलर आकार में जुड़े होने के कारण इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है देखते हैं। एडवांटेजेस, सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी की अपेक्षा विश्वसनीय होती है। दूसरा, स्टार की अपेक्षा इसलिए विश्वसनीय होती है क्योंकि कोई बीच में हब नहीं होता है, सारे कंप्यूटर्स बस कनेक्टेड होते हैं आपस में, तो बीच में कोई एक डिवाइस ना होने के कारण भी ये विश्वसनीय हुई, क्योंकि वो विश्वसनीय नहीं हुआ, अगर खराब हुआ वो तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी डिवाइस ही नहीं है, कंप्यूटर्स को ये आपस में कंप्यूटर्स में जोड़ा गया है तार के माध्यम से, तो विश्वसनीय हुई। यदि एक कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन द्वारा कार्य किया जा सकता है। मान लीजिए एक दिशा में कंप्यूटर बंद भी हो गया तो भी नेटवर्क चलता रहेगा, दूसरी दिशा से चलता रहेगा। यह एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं है, एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं है, पूरा नेटवर्क सब अलग अलग कंप्यूटर मिलकर के बनाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कमियां क्या है। नेटवर्क की गति कार्य में लगे कंप्यूटर की संख्या पर निर्भर करती है। फिर वही चीज, अगर बहुत सारा नेटवर्क हो जाएगा तो एक डेटा को ट्रांसफर होने के लिए पूरे नेटवर्क से होकर के गुजर करके और जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को उस तक पहुंचना होगा, तो गति क्या होगी, जो है स्लो हो जाएगी, ज्यादा संख्या बढ़ेगी। तो इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो ये सारी कम्युनिकेट कर सकें उसके लिए भी सॉफ्टवेयर भी अलग प्रकार से इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें हब नहीं है ना कुछ है, फिर भी आप सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, नेटवर्क से संबंधित सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अगली टोपोलॉजी है जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में एक केबल से दूसरी केबल तथा दूसरी से तीसरी केबल किसी पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती है, यही ट्री नेटवर्क कहलाता है। यह टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रित रूप है ना। इसमें आप देख सकते हैं ट्री टोपोलॉजी में बस और स्टार का मतलब बस की तरह एक केबल गई है और स्टार की तरह यहाँ पर ये हब है जिससे कि अलग अलग नोड जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर बस और जो है आपका स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है ट्री टोपोलॉजी। और एक ट्री की तरह दिखाई देता है कि एक बीच में ये जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसकी बीच में एक मेन शाखा हो गई, मेन तना हो गया, फिर उसके बाद जो है बाकी उसमें शाखाएं जो है वो निकल रही हैं, ट्री की तरह दिखने के कारण इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। इस नेटवर्क को कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। इस नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य सभी कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है, इसी कारण से इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है, 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 ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है और ये कंप्यूटर भी ऐसे सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो हर एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, इसी कारण से इसे बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसके एडवांटेज क्या है, मैश टोपोलॉजी के डेटा का आदान प्रदान तीव्र गति से होता है क्योंकि हर एक कंप्यूटर हर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो जिसमें डेटा ट्रांसफर करना है उसमें तेजी से हो जाएगा। होस्ट या हब पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई होस्ट है ना कोई हब है कि वो खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। रिंग नेटवर्क की तरह रूटिंग कैपेसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे रिंग टोपोलॉजी में आपने देखा था कि एक पूरा सर्कल जैसे बना था और अगर सिस्टम बढ़ते जाते हैं तो कैपेसिटी जो है घटती जाती है, इसमें ऐसा नहीं है, सिस्टम है और वो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो जितने भी जोड़ोगे वो सारे से जुड़ेंगे, तो इसकी स्पीड में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है, अन्य सभी नेटवर्क की तुलना में अधिक खर्चीला होता है क्योंकि एक कंप्यूटर को सारे कंप्यूटर से जोड़ना पड़ता है, तो खर्च तो उसमें ज्यादा होगा, ज्यादा वायर्स का प्रयोग होगा, ज्यादा डिवाइस का प्रयोग होगा, इसी कारण से इसमें जो है ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है मैश टोपोलॉजी का। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोपोलॉजी में हमने पढ़ा बस टोपोलॉजी के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टार टोपोलॉजी के बारे में, रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा हमने, ट्री टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा और मैश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा। तो ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर को किस प्रकार से रखा जाए उसके बारे में टोपोलॉजी से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लैन के विभिन्न कंपोनेंट सेगमेंट को समझाइए।
लोकल एरिया नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हमको बताना है कि अगर आप लोकल, यदि आप बात कर रहे हैं एक ऑफिस में सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करने के लिए, तो कौन कौन से तकनीक, कौन कौन सी डिवाइस इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। तो पहली है रिपीटर डिवाइस। तो क्या करती है रिपीटर दो नेटवर्क के मध्य तभी कार्य कर सकते हैं जब दोनों नेटवर्क की कार्यप्रणाली एक जैसी हो, अर्थात कंप्यूटर व उसमें स्थित सॉफ्टवेयर एक जैसे हों। जब सूचनाओं के सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं तो सिग्नल वीक होने लगते हैं, उन्हें बूस्टअप करने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। तो रिपीटर का मतलब सिग्नल को रिपीट कर देता है। जैसे आपने एक वाईफाई डिवाइस राउटर लगाया, उसमें आपने बीएसएनएल से इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, अब वहां से वाईफाई के सिग्नल निकल रहे हैं, लेकिन वाईफाई के सिग्नल दूसरी मंजिल तक जा रहे हैं और आप तीसरी मंजिल में भी बैठ के काम कर रहे हो। तो अगर राउटर के सिग्नल कम पड़ते हैं तो बीच में आप एक कौन सी डिवाइस लगा देते हो, रिपीटर। वो सिग्नल को क्या करती है, सिग्नल को लेकर के उसको बूस्ट कर देती है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती, तो अब वो सिग्नल बढ़ करके ऊपरी थर्ड फ्लोर भी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, दूसरे वाले रिपीटर से। वो रिपीटर भी एक हॉटस्पॉट बन जाएगा, लेकिन उसका कनेक्शन किससे होगा, आपके पुराने राउटर से होगा। तो वो क्या कर रहा है, जो राउटर से सिग्नल आ रहे हैं उसको रिपीट करने का कार्य कर रहा है, उसको बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो कभी अगर सिग्नल वीक हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी डिवाइस लगाई जाती है नेटवर्किंग में, और वो कहलाती है रिपीटर। ये देखिए चित्र में भी दिया गया है, नोड है, यहां से वीक सिग्नल आ रहे हैं, रिपीटर डिवाइस ने उसको रिपीट किया, सिग्नल एम्पलीफाई हो गए, मतलब सिग्नल बढ़ गए और ये सिग्नल दूसरे नोड तक पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से हम इसे कहेंगे क्या, रिपीटर। अगली डिवाइस है ब्रिज। ब्रिज का यूज भी एक ही प्रकार के दो लोकल नेटवर्क को जोड़ने में किया जाता है। यह मुख्यतः डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। इसको बोलते हैं क्या, ब्रिज। ब्रिज में आप देख सकते हैं क्या होता है, एक हब ये है और दूसरा हब ये है। तो किन्हीं दो प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कहीं भी दो नेटवर्क को जोड़ना हो, दो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ना हो, तो हम ब्रिज डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी डिवाइस है राउटर। राउटर का प्रयोग अत्यंत जटिल नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से यदि डेटा भेजना है तो एक जैसे प्रोटोकॉल का होना आवश्यक है। राउटर्स ब्रिज की अपेक्षा अच्छा कार्य करते हैं। राउटर्स कंप्यूटर और उसमें उपस्थित सॉफ्टवेयर भिन्न भिन्न होने पर भी कार्य कर सकते हैं। राउटर का मतलब ही हो गया दिशा बताने वाला, है ना। आपकी टेलीफोन लाइन आई और राउटर से कनेक्ट हो गई, अब आप इंटरनेट किस किस कंप्यूटर पे चलाना चाहते हो वो तार के माध्यम से दिशा बताएगा। तो एक वो छोटा सा भी राउटर आता है, उसको भी आप राउटर बोलते हो, और एक बड़े बड़े राउटर भी आते हैं जिसमें कि हम एक बिल्डिंग से नेटवर्क है जो, या लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको दूसरे बिल्डिंग से कनेक्ट करने के काम में जो डिवाइस आती है उसको भी हम राउटर बोलते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क में सिग्नल की दिशा बताने वाला कहलाता है राउटर। अगली डिवाइस होती है इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए, और वो होती है गेटवे। ये दो अलग प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है। जैसे आपने सुना है कि इंटरनेट क्या कहलाता है, सारे विश्व के नेटवर्क जहां पर जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेट। तो ये जो अलग अलग नेटवर्क हैं, बीएसएनएल का अलग नेटवर्क है, आइडिया, एयरटेल, ये सारे नेटवर्क में हम किसी का भी जो है किसी के द्वारा भी इंटरनेट कनेक्शन लें, यदि दूसरे ने और भी किसी के द्वारा भी इंटरनेट कनेक्शन लिया उसको भी हम ईमेल कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे नेटवर्क किसी ना किसी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं गेटवे। तो गेटवे का काम है सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ना, जिसके कारण की सूचनाओं का आदान प्रदान सभी कंप्यूटर में हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं जो है इंटरनेट। यदि आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अलग अलग कई खंड हैं, जैसे यूनिक्स का सिस्टम है और दूसरा डॉस का, तब इनके बीच नेटवर्किंग के लिए गेटवे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तभी इसमें जो है वो गेटवे का प्रयोग किया जाएगा। इंटरनेट में प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आप लोग तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, तो ये वैसे क्वेश्चन है कि इंटरनेट का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं इसके एक बार।
इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है क्योंकि अलग अलग तरह के नेटवर्क को जोड़कर एक नेटवर्क बनाए जाने की प्रक्रिया को ही इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नेटवर्क में प्रवेश किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के नेटवर्क लैन, वैन और मैन है। इनमें से प्रत्येक नेटवर्क के पास अपना रूट होता है। सन 1957 में यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा को फॉर्मेट किया। ये बताया गया है कि इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क का एक जाल होता है और सबसे पहले इस प्रकार से इंटरनेट को चलाने के लिए एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम था अर्पानेट, या इसे बोलते थे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क। कुछ समय पश्चात 1969 में अर्पानेट के नाम से स्थापित किया गया। तो अर्पानेट का इस्तेमाल जो है ये एक प्रकार का नेटवर्क ही था जो अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता। तो अमेरिका में सैनिक गतिविधियों को मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक प्रोजेक्ट बना जिसका नाम था अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क। वहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई 1969 में, क्योंकि वहां पर यह पॉसिबल हो गया कि किस प्रकार से एक जगह से बैठे व्यक्ति दूसरी जगह पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई सूचना पहुंचा सके। तो सबसे पहले यह प्रयोग हुआ अमेरिका के रक्षा विभाग में, यह प्रयोग हुआ। उस प्रोजेक्ट का नाम बना अर्पानेट। उसके बाद 1970 में डेवलपर्स ने इंटरनेट पर सूचना को रूपांतरण करने के लिए प्रोटोकॉल्स को उत्पन्न किया और अब इसके बाद जो है इंटरनेट सारे क्षेत्रों में फैल गया और सभी लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। उसका उपयोग जो है वो व्यापक हो गया। सभी ने नेटवर्क बना लिए और सभी जो है वो कंप्यूटर उस नेटवर्क से जुड़ने लगे और इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे। फंक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या कार्य है? बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का अत्यधिक योगदान है। बैंकिंग के क्षेत्र में आज आप एटीएम में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, क्यों, कैसे निकाल पाते हैं? क्योंकि वो एटीएम मशीन सर्वर से जुड़ी हुई है। जैसे ही आप कार्ड को स्कैन करते हैं तो जो मेन सर्वर है बैंक का, वहां से इंफॉर्मेशन उस एटीएम मशीन तक पहुंच जाती है। तो दैनिक जीवन में बहुत इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। अब सभी ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज्ड होते हैं, आपने देखा भी है, पैसों का लेन देन भी अब कंप्यूटराइज्ड होता है। सभी प्रकार के बैंकों ने कंप्यूटर प्रणाली पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जो कार्य पहले मैन्युअली रूप में होता था वह कार्य अब ऑनलाइन हो गया है। ठीक है ना? आजकल ये बैंक इंटरनेट सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं। अधिकतर बैंक क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन जो है स्पेलिंग वगैरह चेक करना, ये भी सब कुछ आजकल इंटरनेट के माध्यम से सुविधा हो गई है। आपको ज्यादा कुछ डिजाइन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, खुद ही ऑनलाइन बहुत सारे आपको बनी हुई चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करना है किसी को, उसके लिए तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पैसे बैंक से निकालने की भी जरूरत नहीं है और कोई अलग से आपको किसी, अगर आपने एटीएम कार्ड है आपके पास तो उसी से आप पेमेंट कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड के द्वारा तो आप बैंक से अगर नहीं है पैसे तो अपन जो है तुरंत के लिए एक प्रकार से उधार भी ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जिसके द्वारा इंटरनेट ने हमारे दैनिक जीवन के कार्य को आसान बना दिया है। इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या कार्य हैं, क्या फायदा पहुंचा रहा है इंटरनेट दैनिक जीवन में? अगला क्वेश्चन है www क्या है? यहां पर इंटरनेट क्वेश्चन में आना इसलिए आया है क्योंकि नेटवर्किंग होने के बाद इंटरनेट का ही जन्म हुआ। मतलब पहले जब नेटवर्किंग को समझा गया, किया गया, तो फिर क्या आया, उसका जो निष्कर्ष क्या आया, इंटरनेट। नेटवर्किंग का फायदा क्या हुआ? सारे कंप्यूटर जुड़ गए तो क्या फायदा हुआ? डेटा कम्युनिकेशन आसान हो गया। डेटा कम्युनिकेशन आसान होने को ही हम बोल दिए इंटरनेट। तो नेटवर्किंग के बाद इसी कारण से ये क्वेश्चन शुरू हुआ इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट में ही जो है एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब या www। तो जब भी हम इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं किसी भी वेब ब्राउजर में, तो हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर www डॉट और वेबसाइट का नाम लिखते हैं। तो सन 1980 के दशक के प्रारंभ में इंटरनेट का यूज संचार और शोध के एक उपकरण के रूप में सीमित था। कब? 1990 तक। यह दृश्य 1989 में www के साथ बदलना प्रारंभ हो गया। मतलब 1989 में एक नई चीज इन्वेंट हुई जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। आजकल यह इंटरनेट का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग है। www प्रोग्राम्स, मानकों, प्रोटोकॉल्स का ऐसा समूह जो इंटरनेट पर वेबसाइट के निर्माण और प्रदर्शन को नियमित करता है। तो मतलब www वो तकनीक है जिसके द्वारा सर्वर में सूचनाएं वेबसाइट के रूप में रखी जाती हैं, वेब पेजेस के रूप में रखी जाती हैं और उन सूचनाओं को हम अपने
कंप्यूटर में देखते हैं। अब ये सूचनाएं किसके फॉर्म में रखी जाती हैं? टेक्स्ट के रूप में, इमेजेस के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में। उसको हम बोल सकते हैं मल्टीमीडिया फाइल भी। तो जो वेबसाइट में मल्टीमीडिया के रूप में इंफॉर्मेशन को रखा जाता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर पाते हैं, जहां पर वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए एक लैंग्वेज का भी नाम आता है जिसको बोलते हैं HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो इस लैंग्वेज का प्रयोग भी किया जाता है। ये सारी चीजें मल्टीमीडिया फाइल, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट बनाने का तरीका, HTML, वेबसाइट को एक्सेस करने का तरीका, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? www के अंतर्गत आता है। www कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। www इंटरनेट में वेबसाइट को सर्वर से और आपकी क्लाइंट मशीन, मतलब आपके लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, डेस्कटॉप तक लाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं www। इस सूचनाओं का यूज करने के लिए आपको केवल अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना होता है। तो जब आप इस प्रकार की वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो केवल आपको इंटरनेट से कनेक्शन लेना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ www, वर्ल्ड वाइड वेब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कैसे कार्य करता है। पहला है नॉन लीनियर। www उपयोगकर्ता के लिए मित्रवत है। कोई उपयोगकर्ता इसका प्रयोग सरल विधि से कर सकता है। इसमें सूचना प्राप्त करने के लिए यूजर को केवल क्लिक करने की आवश्यकता होती है। नॉन लीनियर है। आप अगर एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के होम पेज में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट होम में पहुंच जाएंगे, कोर्स में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कोर्स में पहुंच जाएंगे। मतलब कि आप पूरी वेबसाइट में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेज खोला फिर उसके बाद आप दूसरे पेज में जाएं, फिर तीसरे पेज में जाएं, कहीं से भी किसी भी पेज को एक्सेस कर सकते हो। इसी कारण से उसको बोला गया नॉन लीनियर। दूसरा इसकी विशेषता है मल्टीमीडिया। तो www मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट से बनी हुई वेबसाइट से भरा हुआ है। वेब पर वेब पेजेस से सूचना तैयार प्राप्त की जा सकती है जो मित्र ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन तथा टेक्स्ट हो सकती है। तो इसमें मल्टीमीडिया फाइल होती है। अभी हमने इसके बारे में बता चुके हैं कि www में क्या होता है, मल्टीमीडिया फाइल ही होती है, मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इन्हीं से मिलकर के हमारी एक पूरी वेबसाइट बनती है। इसमें हाइपरलिंक होती है। तो हमने वेबसाइट में देखा है हर जगह तो हाइपरलिंक ही होती है, किसी में भी क्लिक करेंगे कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो एक वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, ये नॉन लीनियर होता है, ये मल्टीमीडिया होता है, इसमें हाइपरलिंक होती है। इंटरेक्टिव होता है। ये इंटरेक्टिव का मतलब होता है www इंटरेक्टिव क्योंकि जो उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, रेडियो बटन तथा टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से भी कार्यों को संभव करता है। इंटरेक्टिव होता है, आप जो है बड़े आसानी से वेबसाइट के साथ जैसा वर्क करना चाहें कर सकते हैं। सारी लिंक आती हैं सामने, सारे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं तो आप सूचनाओं को भर भी सकते हैं। ग्रिड व्यू में सूचनाओं को आप देख भी सकते हैं। ये सारी चीजें, इसी कारण से इसको क्या कहा गया कि वेबसाइट क्या होती है, इंटरेक्टिव होती है। फ्रेम्स, www फ्रेम की सुविधा भी देता है जो एक ही वेब पेज में कई स्वतंत्र रूप से कंट्रोल किए जाने वाले भागों में सूचनाएं प्रदर्शित करने में माध्यम होते हैं। तो ये HTML का भाग है कि आप एक वेब पेज को अलग अलग फ्रेम में बांट सकते हो, मतलब कि एक वेब पेज के अलग अलग भाग, उस अलग अलग भाग में हम अलग अलग वेबसाइट के वेब पेजेस को दिखा सकते हैं या कुछ भी और सूचना हम दे सकते हैं। तो एक www की विशेषता हुई कि वो इंटरेक्टिव होता है, फ्रेम्स भी होते हैं उसमें और कंप्लीटनेस भी होती है। वेब पेजेस में ऐसे ही जिनकी सहायता से हम कंप्लीटनेस होती है, जिसमें हम अन्य डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, फाइलों को डाउनलोड या अपलोड करने की लिए FTP डिसीजन प्रारंभ कर सकते हैं तथा किसी विषय पर सूचनाएं खोजने के लिए सर्च इंजन को सक्रिय कर सकते हैं। सारा काम एक ही जगह हम कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है www कंप्लीट होता है। किसी को सूचना भेज भी सकते हैं, सूचना रिसीव भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं। इसलिए इंटरनेट में www को कंप्लीटनेस कहा गया है, ये उसकी विशेषता होगी। इंटरनेट की सूचना पूर्ति सेवाएं लिखिए, मतलब कि इंटरनेट में कौन कौन सी सूचना की पूर्ति करने वाली सेवाएं होती हैं, और वो है अब तक इंटरनेट ने जितनी भी लोकप्रियता अर्जित की है इसका श्रेय इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को ही दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेट के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट से मिलने वाली सूचना पूर्ति सेवाएं हैं। इनमें से कुछ सेवाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के द्वारा दी जाती हैं। तो पहली है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह कंप्यूटर प्रोग्राम्स, रिपोर्ट, टेक्निकल हैंडआउट एटसेट्रा को रिमोट एक्सेस, ये सारी चीजें करने के काम में आता है। कौन सा प्रोटोकॉल? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो सर्वर में
आप अपने द्वारा बनाई गई वेबसाइट को या जानकारी को भेजते हो तो वो इसी प्रोटोकॉल के द्वारा भेजते हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अतः इंटरनेट की एक सर्विस हुई, एक सेवा हुई, जिसका इस्तेमाल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल को अपलोड करने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं FTP। दूसरी सेवा है टेलनेट। इसको हम रिमोट लॉगिन और इलेक्ट्रॉनिक बटन बोर्ड आदि के नाम से भी जानते हैं। इस सेवा का अधिकतर यूज व्यवहारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्क मतलब जहां दूर बैठे व्यक्ति से किसी तरीके से हम जुड़ते हैं उसको बोलते हैं टेलनेट। तो इंटरनेट में एक एप्लीकेशन भी इस्तेमाल हो सकता है जिसको बोलते हैं टेलनेट, जिसके द्वारा से हम किसी दूसरे व्यक्ति से जो है आसानी से बात कर सकते हैं। अब आजकल ये सुविधा आपके हर मोबाइल में आ गई है, व्हाट्सएप है ना, IMO, ये सारे वीडियो जो चैटिंग का कार्य करते हैं उसको टेलनेट ही बोला जा सकता है। www के बारे में हमने पढ़ लिया। वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीका है जिसके द्वारा इंटरनेट में सूचनाओं को रखा और देखा जाता है। ये इंटरनेट की सेवाएं जो है हो गई। इंटरनेट रिले चैटिंग करना, टेक्स्ट के रूप में इंफॉर्मेशन को भेजना, फिर जो सामने वाला इंफॉर्मेशन भेजा है उसको रिसीव करना, इंटरनेट रिले चैट या IRC कहलाता है। फैक्स के बारे में बताया गया है कि कैसे आप किसी को पेपर के ही फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो ये भी एक इंटरनेट की सर्विस हुई। नेट ग्रुप, बहुत से ऐसे नेटवर्क में इंटरनेट में ग्रुप्स बन गए हैं जो एक प्रकार की सर्विसेज को सुविधा देते हैं या एक ही प्रकार के कार्यों को चला रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये भी जाता है इंटरनेट को। नेट शो, ये नेट शो को आप बोल सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या जैसे कहीं पर एक बोर्ड है, एक एजुकेशन सिस्टम है, वो कोई क्लास कंडक्ट करता है तो उसको सारे उससे जुड़े हुए लोग देख सकते हैं। तो ये भी किसके द्वारा हो सकता है? इंटरनेट के द्वारा हो सकता है। तो ये भी इंटरनेट की एक सर्विस हुई। ये था आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कम्युनिकेशन और IT क्या कहलाता है।